हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी तक हमने जनवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 तक के करंट 14 महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अपनी इस सीरीज में आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा लास्ट करंट अफेयर है। और इस 15 महीने के करंट अफेयर्स को आपको क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले 2 या 3 बार रिवाइज कर लेना है। और इस रिवीजन के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इन सारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और मैं इन सारे पीडीएफ को एक जगह कंपाइल करके फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप इस कंपाइलेशन वाले पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। और फिर इसके साथ साथ आप जो है वो इस रिवीजन के माध्यम से अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे ले जा पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में मार्च 2025 में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे न्यूज़ हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस महीने सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बायोफ्यूल्स के बारे में है। ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इंडिया एक लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर के रूप में दुनिया भर में तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा था। अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो बायोफ्यूल्स दोस्तों ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका इस्तेमाल फॉसिल फ्यूल के बदले किया जा सकता है या फिर फॉसिल फ्यूल के साथ, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब के साथ इनको ब्लेंड करके भी, इन सबको मिश्रित करके भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बायोफ्यूल्स के की प्लेयर्स के बारे में बात करें तो यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद ब्राज़ील है और अभी हमने देखा कि तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया है। बायोफ्यूल्स में दोस्तों आप एथेनॉल देखेंगे, बायोडीजल ब्लेंडिंग देखेंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस देखेंगे, फिर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल देखेंगे। दोस्तों, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को, जो हमारा एविएशन सेक्टर है उससे जो कार्बन एमिशन होता है उसको कम करने के लिए इस फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बायो फ्यूल के सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसके कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। जैसे सबसे पहला, इसका फ़ायदा हमें एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम बायो फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि ये 80% कम एमिशन करता है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इस वजह से ये हमारा बायोफ्यूल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आप देखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखिए, अपनी जितनी भी हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 85% जो है हम वो इंपोर्ट करके पूरा करते हैं, राइट। तो इस इंपोर्ट की वजह से क्या होता है कि जो भी ग्लोबल सिनेरियो होता है उसमें थोड़े बहुत भी चेंजेस आते हैं तो हमारा इंपोर्ट काफ़ी महंगा हो जाता है। तो हम इस चूंकि इस ऑयल वाले पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो इसकी वजह से हमारे देश में अक्सर एनर्जी सिक्योरिटी का खतरा बना रहता है। तो अगर हम ऑयल के बजाय हम जब बायोफ्यूल पर शिफ्ट कर जाएंगे तो इससे हमारे देश में एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगी। और जो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे हमारा डिपेंडेंस है वो भी कम हो पाएगा। साथ ही साथ इससे एक और भी फायदा होगा। अब जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस पैंडेमिक हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इन सब की वजह से, या फिर ओपेक कंट्रीज ने क्या किया, जो अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, तो इसकी वजह से अगर हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है, अगर इंपोर्ट कॉस्टली हो जाता है तो उसके कई सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, इससे क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट है वो कॉस्टली होगा तो हमारा इंपोर्ट हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होने का मतलब है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने से हमारे देश की क्रेडिट रेटिंग जो है, इस क्रेडिट रेटिंग में गिरावट होगी। और जब क्रेडिट रेटिंग में गिरावट होती है तो इससे हमारे देश में जो एफडीआई इनफ्लो होता है, जो एफडीआई दूसरे देश के लोग हमारे देश में निवेश करते हैं, इस एफडीआई इनफ्लो में कमी आएगी। तो आप देख रहे हैं एक छोटे से चेंज से कितनी सारी चीजें हमें देखने को अपनी इकोनॉमी में मिल रही है। तो इस वजह से अपने देश में एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जो बायोफ्यूल है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये हमारी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर पर डिपेंडेंस है ग्लोबली, उसको कम कर सकता है। इसके अलावा जो बायोफ्यूल है वो वेस्ट मैनेजमेंट में और सर्कुलर इकोनॉमी में भी हमारी हेल्प कर सकता है। क्योंकि बायोफ्यूल का जो इस्तेमाल है, माफ़ कीजिएगा, बायोफ्यूल का जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट मैनेजमेंट करके ही किया जाता है, वेस्ट से ही किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बायोफ्यूल्स का जब प्रोडक्शन होगा तो ये हमारे रूरल इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाएगा। कैसे? देखिए,
एग्रीकल्चर रेसिड्यू के माध्यम से अगर बायोफ्यूल को बनाना है तो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू को फार्मर से खरीदना पड़ेगा, और जब हम फार्मर से ये रेसिड्यू खरीदेंगे तो उनको एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, और इस एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव के कारण जो रूरल इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बायोफ्यूल्स के दोस्तों कई टाइप होते हैं। जैसे एक होता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, जिसको फूड क्रॉप से बनाया जाता है। दूसरा होता है सेकंड जनरेशन, इसको ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जाता है। थर्ड जनरेशन को एल्गी बेस्ड फ्यूल्स भी कहते हैं, इनको एल्गी से बनाया जाता है। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से बनाया जाता है। अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली एडिटेड, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये दोस्तों बायोफ्यूल के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL इसके बारे में है। दोस्तों हाल ही में इसकी 7वीं मीटिंग हुई है, जिसको गिर नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री ने चेयर किया है। इस मीटिंग की बात करें तो ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मीटिंग 10 साल के बाद हुई है। आप देखिए कि पहली मीटिंग 2003 में हुई थी, और 2003 के बाद से 7वीं मीटिंग को लगभग आप समझिए कि 22 साल लग गए, और तब जाके 7वीं मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग भी 10 साल के बाद हुई है। दोस्तों इस मीटिंग के दौरान पीएम ने एक रिपोर्ट रिलीज किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक था, हेडिंग था, फर्स्ट एवर रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन। और इसमें यह बताया गया कि हमारे देश में जो रिवर डॉल्फिन्स हैं उनकी संख्या 6327 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि चर्चा में रही थी। इसके अलावा अगर हम नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब इसको किसी कानून के अंडर में बनाया गया है या कोई कानून बना के बनाया गया है। ठीक है, इसको 2003 में स्टैब्लिश किया गया था, और हम देखते हैं कि इसके स्टैब्लिशमेंट के पीछे WPA 1972 में एक अमेंडमेंट लाया गया था 2002 में। तो इसी के बैकग्राउंड के कारण, इसी अमेंडमेंट के कारण इस बॉडी को बनाया गया था। इसके जो मेंबर होते हैं उसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर इस NBWL को चेयर करते हैं। इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं उसमें आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को देखेंगे। वर्तमान में भूपेंद्र यादव जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ MOEFCC है। हम NBWL के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारे देश में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। ये इनके लिए फिर पॉलिसी को भी फ्रेम करता है, और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसको भी कैरी आउट करने का काम करता है। दोस्तों एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में मैंने आपसे पिछले करंट अफेयर्स में चर्चा किया हुआ है। तो आप इस बात को मेक श्योर कीजिए कि ये इस 15 महीने का जो टोटल करंट अफेयर्स की वीडियो है और जो PDF है, इन दोनों को आप अपने प्रीलिम्स 2025 से पहले एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा कि आप अब जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, स्पेशली एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये दोस्तों NBWL के बारे में था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रोजेक्ट लायन और IUCN के ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज के बारे में है। दोस्तों चर्चा में इसलिए रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ को, इसके एस्टैब्लिशमेंट को अप्रूव कर दिया है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि IUCN ने पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लायंस इसको रिलीज किया है, और इसको रिलीज किया गया है ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज के अंडर में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इस असेसमेंट में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि नॉर्थ अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया से लायंस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखते हैं ग्रीन IUCN का जो ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज है, जिसके अंडर में ये पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट रिलीज किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। तो जो ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज है, इसमें सारी स्पीशीज को कवर किया जाता है एक्सेप्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी सूक्ष्म जीवों को छोड़ के सारी स्पीशीज को ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज में कवर किया जाता है। इस स्टेटस में, इस लिस्ट में आप देखेंगे कि 8 कैटेगरीज है। इसमें आप सबसे पहला देखेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली डिप्लीटेड, लार्जली डिप्लीटेड, मॉडरेटली डिप्लीटेड, स्लाइटली डिप्लीटेड, फिर फुल्ली रिकवर्ड, नॉन डिप्लीटेड, और लास्ट में है इनडिटर्मिनेट। तो ये 8 कैटेगरीज हैं जो ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज में IUCN की आती है। तो अभी हमने देखा लायंस के बारे में, तो प्रोजेक्ट लायन के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 2020 में लॉन्च किया गया था, और इस प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड 10 साल था, यानी ये 2030 तक चलेगा।
अगर हम इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो एशियाटिक लायन के फ्यूचर को सिक्योर करना है। ओके, साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गुजरात जो स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी, और साथ ही साथ इसके जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं लाइक सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये सभी मिलकर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हम एशियाटिक लायन के बारे में बात करें तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये एशियाटिक लायन है। सबसे पहले हम इसके हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एशियाटिक लायन ग्रासलैंड्स में भी पाया जाता है, सवानाज में भी पाया जाता है, डेंस स्क्रब में भी पाया जाता है और ओपन वुडलैंड्स में भी पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वर्तमान में ये केवल और केवल गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वहाँ पे पाया जाता है। पहले ये ईरान में भी पाया जाता था, अब लेकिन वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो दोस्तों ये एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं और ये कीस्टोन स्पीशीज होते हैं। दोस्तों, कीस्टोन स्पीशीज एक ऐसा स्पीशीज होता है जो अगर किसी इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इस वजह से हम इनको कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी एशियाटिक लायन के बारे में, आईयूसीएन के ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज के बारे में, और फिर प्रोजेक्ट लायन के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवर डॉल्फिन के बारे में है। अभी मैंने आपको रिवर डॉल्फिन से रिलेटेड एक और न्यूज़ बताया था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में कि प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था। अब देखिए दोबारा से ये चर्चा में आ गया। तो रिवर डॉल्फिन इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि पहली बार कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है वो रिवर डॉल्फिन पे कंडक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस सर्वे को प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 के अंडर में कंडक्ट किया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस सर्वे में ये बताया गया है कि जो भी पॉपुलेशन है रिवर डॉल्फिन का उसको 6327 एस्टिमेट किया गया है, और ये डॉल्फिन्स मेनली गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में और इंडस रिवर बेसिन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डॉल्फिन्स वाले स्टेट की बात करें तो हमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पे नज़र आता है, उसके बाद बिहार और वेस्ट बंगाल है। अगर हम दोस्तों कुछ की फैक्ट्स की बात करें तो जो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है, साथ ही साथ ये पंजाब का भी स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। अब गंगेटिक रिवर डॉल्फिन जो है वो हमारे देश में पाया जाने वाला एकमात्र फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब इस गंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में भी मैंने अपने करंट अफेयर्स में चर्चा किया है। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हर एक महीने केवल 30 से 40% जो करंट अफेयर्स होते हैं वही नए होते हैं, बाकी 60% टू 70% ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो पहले कहीं ना कहीं चर्चा में रहे होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो मेरे वीडियोस के ड्यूरेशंस हैं वो धीरे धीरे कम हो गए हैं। इसकी वजह यही है कि मैंने शुरुआत के 3-4 वीडियो में इतने डिटेल में सारी चीज़ों को कवर कर दिया कि उसको अब दोबारा कवर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हर महीने वही चीज़ें दोबारा रिपीट होती रहती हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। तो ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जंपिंग स्पाइडर के न्यू स्पीशीज, दो नए स्पीशीज की डिस्कवरी की गई है, वो भी शेनडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेस्टर्न घाट में है वहां पे। दोस्तों, जो अभी इस जंपिंग स्पाइडर के दो नए स्पीशीज की डिस्कवरी की गई है वो हमारे इंडिया में रिकॉर्ड होने वाला अपनी तरह का पहला जीनस है, यानी इस जीन के पहले जंपिंग स्पाइडर हमारे देश में रिकॉर्ड नहीं किए गए। अगर हम जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में बात करें तो ये स्पाइडर्स के लार्जेस्ट फैमिलीज में से एक है। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये ट्रॉपिक्स में बहुत कॉमन है। साथ ही साथ जब हम ट्रॉपिक्स से थोड़े नॉर्दर्न इलाके में जाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो आर्कटिक रीजन्स में भी मिलते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये अपने बॉडी के लेंथ का 30 गुना ज़्यादा जंप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ज़्यादातर स्पाइडर्स में 8 या 6 आंखें होती है और उनका जो विजन होता है वो काफ़ी पुअर होता है, लेकिन जंपिंग स्पाइडर्स में आप देखेंगे कि इनकी 8 आंखें होती है और ये ह्यूमन से भी ज़्यादा कलर्स को पहचान सकता है, कलर्स को देख सकता है। तो इस वजह से ये काफ़ी एक एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म है। अभी हमने देखा कि शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस जंपिंग स्पाइडर के दो नई स्पीशीज की खोज की गई है, तो शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, जो शेंडरनी नाम है, ये नाम चेन कुरुंजी जो कि वहाँ का एक एंडेमिक ट्री है, वेस्टर्न घाट का एक एंडेमिक ट्री है, उसी के नाम पे शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका नाम पड़ा है। इसके लोकेशन की बात करें तो ये केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है और ये हमारा अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इसके साथ साथ इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल।
तो ये कुछ बातें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स के बीच में एक कंपैरिजन किया है। जो स्पाइडर्स होते हैं वो एरेक्निडा क्लास से आते हैं, वहीं इंसेक्ट इंसेक्टा क्लास से आते हैं। अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पाइडर के 8 पैर होते हैं, माफ कीजिएगा, 8 पैर होते हैं, और इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं। की फीचर्स की बात करें तो स्पाइडर्स में कोई एंटीना नहीं होता, कोई विंग्स नहीं होते, और ये मेटामॉर्फोसिस नहीं करते हैं। वहीं इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में एंटीना होते हैं, ऑफ्टेन हम देखते हैं कि उनमें विंग्स भी होते हैं, और ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब कोई भी इंसेक्ट जन्म लेता है और जब वो अडल्ट हो जाता है तो दोनों के शेप में, दोनों के साइज में बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। हम इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और इसमें दोस्तों स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स में हमने कंपैरिजन किया, इनके बीच में जो डिफरेंस थे वो तो देखा ही, साथ ही साथ इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है। जैसे ये कि ये दोनों ही फाइलम आर्थ्रोपोडा से आते हैं, और इनके जो इनमें दोनों में ही एक्सोस्केलेटन होते हैं और जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे। तो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में है, जिसको हम शॉर्ट में जीएसआई कहते हैं। अब ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसने अपना 175वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। अगर हम जीएसआई के बारे में बात करें तो इसकी जो स्थापना है या इसकी खोज आप कह लें तो जॉन मैक्लेलैंड के द्वारा की गई थी। ये हमारे देश में दूसरा सबसे ओल्डेस्ट सर्वे बॉडी है। पहला कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर इसके अलावा अगर हम जीएसआई के पहले इंडियन हेड की बात करें तो डॉक्टर एम एस कृष्णन थे। इनिशियली देखेंगे आप कि जीएसआई को इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि हमारे देश में जहाँ पे भी कोल डिपॉजिट्स हैं उनको लोकेट किया जा सके, और इस कोल को एक्सट्रैक्ट करने का जो पर्पस था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, हमारे देश से जितने भी नेचुरल रिसोर्स थे उनको लूटना और अपने फायदे के लिए काम करना। जीएसआई का हेडक्वार्टर दोस्तों कोलकाता में है, अब ध्यान में रखेंगे। अगर हम जीएसआई के अचीवमेंट्स की बात करें तो जीएसआई ने ही हमारे देश का पहला जियोलॉजिकल मैप 1877 में पब्लिश किया था। अब आप इस मैप को देख सकते हैं, इस मैप को आप देख सकते हैं, ये हमारे देश का जियोलॉजिकल मैप है। ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा अब अच्छे तरीके का मैप है, लेकिन ऐसा ही कुछ मैप जिसमें आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट एंड प्लीस्टीसिन है, टर्शियरी में डेक्कन ट्रैप में गोंडवाना एंड विंथन, प्री कैम्ब्रियन कडप्पा, इन सारे चट्टानों के बारे में जो हमारा इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं जीएसआई के कि इसने फर्स्ट जियोलॉजिकल मैप को जो है पब्लिश किया था। इसके अलावा जब 1897 में ग्रेट असम अर्थक्वेक आया था तो इसको जीएसआई ने ही स्टडी किया था, और इस अर्थक्वेक के स्टडी के बाद 1899 में जीएसआई ने 3 प्रकार के सीस्मिक वेव्स को आइडेंटिफाई किया था। आप मुझे बता सकते हैं कि 3 प्रकार के सीस्मिक वेव्स कौन कौन से हैं? मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, पी, एस और एल। इन सब का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ में आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि इन तीनों वेव्स में से सबसे तेज कौन सा वेव ट्रैवल करता है। तो हम बात कर रहे थे जीएसआई के अचीवमेंट्स की। हमने पहले देखा कि जियोलॉजिकल मैप को पहली बार इसने पब्लिश किया, इसने सीस्मिक वेव्स के 3 डिस्टिंक्ट टाइप को आइडेंटिफाई किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जियो हेरिटेज साइट्स को भी डिक्लेयर करने का काम जीएसआई ही करता है। और रिसेंटली पंडावुला गट्टा और रामगढ़ क्रेटर, इन दोनों को जियो हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्निशन मिला है। तो इस वजह से ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में, बीएचएस। अब इसके बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल में अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे जो भी करंट है वो। तो करंट की बात करें तो कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव को तमिलनाडु का दूसरा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तमिलनाडु का पहला जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट था वो था अरिट्टापट्टी, जो कि मदुरई में था। तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट चर्चा में। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट को यूनेस्को ने पब्लिश किया है, और इस रिपोर्ट का जो हाईलाइट ये है कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इकोनॉमीज को और हमारे सोसाइटीज को सस्टेन करने में जो अल्पाइन ग्लेशियर्स और माउंटेन्स का कितना बड़ा रोल होता है, कितना वाइटल रोल होता है, उसी को इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगर हम अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों ये ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के कुछ की हाइलाइट्स की बात करें
तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है वो 2.2% से बढ़ गया है, और साथ ही साथ इस 2.2% का जो 80% डिमांड में इंक्रीज हुआ है वो डेवलपिंग इकोनॉमीज के द्वारा किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होता है उसमें 80% इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये दोस्तों ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 रिपोर्ट इसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के बारे में है। अगर हम करंट की बात करें तो ये आईक्यू एयर के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये अपनी तरह का 7th रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स की हम बात करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 5 सबसे पॉल्यूटेस्ट कंट्रीज की बात करें तो उसमें आपका सबसे ऊपर चड देखने को मिलेगा, फिर बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान है, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उसके बाद इंडिया का भी नंबर आता है। दिल्ली अभी भी सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी के रूप में बनी हुई है, और वर्ल्ड क्लीनेस्ट रीजन में आपका ओशेनिया देखने को मिलता है। तो ये कुछ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के फाइंडिंग्स थे। इसके अलावा हम अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो बजट फॉर क्लाइमेट एक्शन चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहली बार जो सेपरेट क्लाइमेट चैप्टर को अपने बजट में ऐड किया है। तो इस प्रकार हमारे देश का पहला अर्बन लोकल बॉडी बन गया है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसने अपने बजट में सेपरेट क्लाइमेट चैप्टर को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ डीप सी इकोसिस्टम के बारे में है। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अंटार्कटिका में डीप सी इकोसिस्टम को डिस्कवर किया गया है। ये जो डिस्कवरी है वो ओशन डेकेड एक्शन जो 2021 से 30 तक चल रहा था उसी का पार्ट है, और फिर इसको देखेंगे कि इसको चैलेंजर 150 इनिशिएटिव के अंदर में इस डिस्कवरी को चैलेंजर 150 इनिशिएटिव ने एंडोर्स किया था, और ये जो चैलेंजर 150 है वो यूनेस्को या फिर आईओसी इसका एक पार्ट है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम डीप सी इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारे सी में 200 मीटर से नीचे का जो सीबेड होता है उसको हम डीप सी कहते हैं। इस हमारे टोटल अर्थ पे जितना भी मरीन इन्वायरमेंट है उसका 90% दोस्तों एफोटिक जोन होता है। एफोटिक जोन ऐसा जोन होता है जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो जो डीप सी इकोसिस्टम है वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। ये हमारे अर्थ के मरीन इन्वायरमेंट का टोटल 90% है, और ये इस तरीके से हमारे प्लानेट का लार्जेस्ट बायोम है। दोस्तों आप मुझे दो सवालों का जवाब दे सकते हैं, पहला कि बायोम क्या होता है, और दूसरा कि जब डीप सी में सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो बिना फोटोसिंथेसिस के वो अपने न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम बात कर रहे थे डीप सी इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा कि 200 मीटर के नीचे का जो समंदर का एरिया होता है हम उसको डीप सी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम डीप सी के सिग्निफिकेंस की बात करें दोस्तों तो ये हमारे क्लाइमेट रेगुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि थर्मोहलाइन सर्कुलेशन के थ्रू जो वार्म और कोल्ड वाटर है ये आपस में मिक्स होते रहते हैं, इससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है। ठीक बात है। इसके अलावा कार्बन स्टोरेज में भी डीप सी इकोसिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप देखेंगे कि एबिसल प्लेन दोस्तों, मान लीजिए कि ये अगर समंदर है तो ये जो प्लेन है डीप सी प्लेन, हम इसको एबिसल प्लेन को डीप सी प्लेन भी कहते हैं। तो इस एबिसल प्लेन में आप 5 किलोमीटर थिक सेडिमेंट देखेंगे जिसमें कार्बन पाया जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में भी डीप सी इकोसिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कार्बन स्टोरेज में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों डीप सी इकोसिस्टम के बारे में था। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ ओकजोकुल ग्लेशियर के बारे में है। इसका नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन भी मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं। हालांकि आप इस बारे में ध्यान ये रखेंगे कि ये नाम आएगा तो आप पकड़ ही लेंगे। इसके बारे में करंट ये है कि इस ग्लेशियर को क्लाइमेट चेंज के कारण ऑफिशियली डेड डिक्लेयर होने वाला पहला ग्लेशियर माना जा रहा है। It is believed to be the first glacier to be officially declared dead due to climate change। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आइसलैंड में लोकेटेड है, और इसको 2014 में डेड डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो चुका था और इसने मूव करना बंद कर दिया था। इसके शेप की बात करें तो ये एक डोम शेप्ड ग्लेशियर था। तो ये कुछ बातें आप ओकजोकुल ग्लेशियर के बारे में ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों हमारा ब्लू फ्लैग के बारे में है।
हाल ही में देखेंगे आप कि ऋषिकोंडा बीच और माफ कीजिएगा, ऋषिकोंडा बीच ने अपना ब्लू फ्लैग टैग को वापस गेन कर लिया है, विन कर लिया है। हालांकि पुअर मेंटेनेंस के कारण पहले भी इसके पास जो ब्लू फ्लैग टैग था उसको छीन लिया गया था। तो दोबारा से इस ऋषिकोंडा बीच ने अपने ब्लू फ्लैग टैग को विन कर लिया है। इस बीच के बारे में बात करें तो ये बीच विशाखापट्टनम में है और ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र ब्लू फ्लैग वाला बीच है, ये आप ध्यान में रखेंगे। हमारे देश में टोटल अगर ब्लू फ्लैग वाले बीच की बात करें तो इस टोटल 13 ऐसे बीचेस हैं, जिसके बारे में जाके आप इस वीडियो के बाद आप सर्च करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बीचेस हैं और वो किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं। अगर हम ब्लू फ्लैग टैग के बारे में बात करें तो ये टैग बीचेस को, मरीनास को और सस्टेनेबल टूरिज्म बोट्स को दिया जाता है। इस टैग को देने का काम डेनमार्क बेस्ड एक फाउंडेशन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, FEE, ये देने का काम करता है। तो ये दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस महीने की। मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। इसमें जो भी न्यूज़ मैंने चर्चा की है उसको काफ़ी डिटेल में मैंने पहले की वीडियोस में भी चर्चा किया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर इन सबका रिविजन एक बारी करें, सबको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। और अगर आपको पूरा PDF चाहिए इस पूरे 15 महीने के करंट अफेयर्स का तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों